संस्कारी बहू के बेशर्म ससुराल वाले। कीर्ति की अभी अभी शादी हुई थी। उसकी सास अंजना उसका गृह प्रवेश करती हैं। अरे वाह, क्या बहू है मेरी, एकदम चांद का टुकड़ा। गृह प्रवेश के बाद कीर्ति घर के अंदर आती है, जहां उसकी ननद कायरा उससे कहती है, अरे वाह भैया, भाभी तो आप बहुत खूबसूरत लेकर आए हो। आज की रात तो आपको मजे ही आ जाएंगे। ये सुनते ही कीर्ति अपनी ननद कायरा को धीरे से कहती है, अरे कायरा, तुम ऐसे सबके सामने क्यों कह रही हो? जरा देखो तो सही, यहाँ पर माजी और बाबूजी भी खड़े हैं। ओहो भाभी, इसमें शर्माने की क्या बात है? आज की रात आपकी सुहाग रात है, ये तो हम सभी जानते हैं। कायरा के ऐसा कहते ही कीर्ति का चेहरा शर्म से लाल पड़ जाता है। तभी उसका ससुर अपने बेटे से कहता है, अरे विक्की, पहले तो तुझे कोई एक्सपीरियंस होगा नहीं, और अगर कुछ समझ ना आए तो मेरे पास आकर टिप्स ले जाना। चिंता मत कीजिए पिताजी, आपने एक शेर को पैदा किया है। अपने ससुराल वालों की बातें सुनकर कीर्ति को समझ नहीं आता, जिसके बाद उसकी सास उसे विक्की के कमरे में ले जाती है और कहती है, अरे बहू देख, डरने की कोई बात नहीं है, ये ले दूध का गिलास। विक्की तो पहले से ही मजबूत है, इस दूध की जरूरत तुझे है, तू ये सारा दूध पी जाइयो। जी माँ जी, मैं ये दूध पी लूंगी। दूध देकर अंजना अपने कमरे में चली जाती है, जिसके बाद विक्की अपने कमरे में आता है और अपनी सुंदर और सुशील पत्नी को देखकर कहता है, तुम बहुत खूबसूरत हो, तुम्हारी जितनी खूबसूरत लड़की मैंने आज तक नहीं देखी। विक्की और कीर्ति कुछ देर बात करते हैं और उसके बाद विक्की कमरे की लाइट बंद करके आराम से सो जाता है। अगले दिन जैसे ही सवेरा होता है, कीर्ति नींद से जागती है और उसे अपनी माँ के सिखाए हुए संस्कार याद आते हैं। देख बेटी, ससुराल में जाने के बाद सुबह स्नान करके सबसे पहले घर में पूजा पाठ करनी है और उसके बाद घर के सभी सदस्यों के पैर छूने हैं। माँ, आप चिंता मत कीजिए, मैं एक सुशील संस्कारी बहू बनकर दिखाऊंगी। अरे बेटी, मैंने तेरे अंदर इतने संस्कार डाले हैं कि कभी तेरी सास और तेरी नंद, यहाँ तक कि तेरे पति और तेरा ससुर भी तेरे इन संस्कारों को गिन नहीं पाएगा। अभी तो सब लोग सो रहे हैं, जल्दी से जाकर स्नान करके मंदिर में पूजा कर लेती हूँ। कीर्ति नहा धोकर मंदिर की पूजा करने लगती है। ओम जय लक्ष्मी माता, मैया जय लक्ष्मी माता, तुमको निश दिन सेवत हरि विष्णु विधाता। ओम जय लक्ष्मी माता। कीर्ति की आरती सुनकर घर के सभी सदस्य उठ जाते हैं। तभी कायरा नींद से जागते हुए कहती है, ओहो, ये सुबह सुबह अलार्म किसने लगा दिया? अरे कौन इतना संस्कारी है हमारे घर में जो इतनी सुबह भजन आरती गा रहा है? तभी कीर्ति के पास उसकी सास अंजना उबासी लेते हुए आती है और कहती है, अरे बहू, ये तू क्या कर रही है? तूने तो हम सभी की नींद खराब कर दी। अरे इतनी सुबह सुबह तुझे उठने की क्या जरूरत थी? जाकर सो जा। लेकिन माँ जी, एक बहू होने के नाते मुझे सुबह उठकर पूजा पाठ करनी चाहिए। अरे बहू, तू तो सच में बहुत संस्कारी है। कीर्ति अपनी सास अंजना को प्रसाद देती है, जिसके बाद वह नाश्ता बनाने के लिए रसोई में चली जाती है। कुछ ही देर में कीर्ति नाश्ता तैयार करके नाश्ते की टेबल पर लगा देती है, जिसके बाद वह घर के सभी लोगों को नाश्ते के लिए बुलाती है। अरे इतनी सुबह सुबह होटल से खाना किसने मंगवाया है? अजी, आप ये कैसी बात कर रही हो? मेरे होते हुए इस घर में होटल से खाना क्यों आएगा? अरे वाह बहू, इतना स्वादिष्ट खाना तुमने अपने हाथों से बनाया है। अरे मुझे तो यकीन ही नहीं होता। चलो अच्छी बात है, तुम्हारी सास को तो रसोई की शक्ल देखे हुए भी एक सदी निकल गई होगी। अरे तो क्या करूं, मैं अपने बिजनेस में इतना बिजी रहती हूँ कि मुझे फुर्सत ही नहीं मिलती खाना बनाने की। वह सभी आपस में बातें कर ही रहे थे कि तभी कायरा छोटे छोटे कपड़े पहनकर कीर्ति के सामने आती है। उसे देखते ही कीर्ति के हाथों से प्लेट छूटकर नीचे गिर जाती है। अरे कायरा, ये क्या, तुमने ये कैसे कपड़े पहने हैं? जरा बाबूजी का ख्याल तो रखो। हो भाभी, ये तो आजकल का फैशन है। मैं तो कहती हूँ आप भी अपने लिए थोड़े से मॉडर्न टाइप के कपड़े बनवा लो। अरे कायरा, इतने छोटे कपड़े पहनकर तुम बाहर जाओगी? अरे बहू, इतनी प्यारी तो लग रही है मेरी बेटी। अरे बहू, अगर तुम्हें इसके जैसे कपड़े चाहिए तो मुझे बता देना, मैं तुम्हारे लिए बनवा दूंगा। मेरा दोस्त डिजाइनर है, उसी ने कायरा के कपड़े डिजाइन किए हैं। ये सब देखकर कीर्ति हैरान रह जाती है और अपने मन ही मन सोचती है,
आखिर ये सब क्या हो रहा है? माँ ने तो मुझे बताया था कि मेरे ससुराल वाले बहुत संस्कारी हैं, लेकिन यहाँ तो सब कुछ उल्टा है। कीर्ति ऐसा सोच ही रही होती है कि तभी उसकी सास अंजना विक्की से कहती है, अरे विक्की बेटा, मैंने तेरे हनीमून की टिकट बुक करवा दी है। ये ले, अब तू बहू के साथ पूरा एंजॉय करना अपना हनीमून। अरे वाह, कौन सी जगह बुक करी है इनके हनीमून की? अरे आप भूल कैसे सकते हो, जहाँ हमने अपना हनीमून बनाया था वहीं मैंने इनके हनीमून की टिकट बुक की है। इसका मतलब तुमने लंदन की टिकट बुक करवाई है। वैसे हमें अपने हनीमून पर बहुत मजे आए थे। क्यों ना हम इनके साथ अपना हनीमून दोबारा से मनाने चले? अरे हाँ हाँ, क्यों नहीं, आइडिया बुरा नहीं है। मुझे और कीर्ति को भी कंपनी मिल जाएगी। हे भगवान, जरा देखो तो, जरा भी शर्म नहीं है मेरे ससुराल वालों को, ऊपर से मेरे सास ससुर हैं। हे भगवान, मेरे ही सामने अपने नए हनीमून की बात कर रहे हैं। तभी वहाँ कायरा बोल पड़ती है, अरे जब आप सभी लोग जा रहे हो तो मुझे क्यों छोड़ रहे हो? मैं भी अपने बॉयफ्रेंड कुणाल को बुला लेती हूँ, इस बहाने हम भी वहाँ घूम आएंगे। अरे वाह, क्या बात है कायरा, तुम तो शादी से पहले ही अपना हनीमून बना लोगी। अरे फिर तो और भी मजा आएगा, ये तो फैमिली हनीमून हो जाएगा। ये सब सुनने के बाद कीर्ति को कुछ समझ नहीं आता। वह अपने मन ही मन सोचने लगती है, ये भगवान, कैसी बेशर्म फैमिली है। इनके अंदर तो जरा भी संस्कार नाम की चीज नहीं है। ऐसे परिवार के साथ मैं कैसे रह पाऊंगी? कीर्ति इतने खुले विचार वाले परिवार को देखकर हैरान रह जाती है। जिसके बाद सभी अपने अपने हनीमून की तैयारियों में लग जाते हैं। जिसके बाद वह दिन भी आ जाता है जिस दिन सभी घूमने के लिए जा रहे होते हैं। कायरा अपने बॉयफ्रेंड के साथ छोटे कपड़े पहनकर खड़ी होती है, तो वहीं उसकी सास भी छोटे कपड़े पहनकर अनुराग के साथ खड़ी होती है। तभी कीर्ति अपने कमरे से साड़ी पहनकर आती है और अपनी सास और नंद को देखकर कहती है, अरे माँ जी, आपने ये सब क्या पहना है? अरे कायरा तो चलो लड़की है, लेकिन आप तो मेरी सास हो और मेरे सामने आप ऐसे कपड़े पहनोगी? अरे बहू, तेरी सास मॉडर्न है और तुझे पता है ना कि आजकल इन कपड़ों का कितना फैशन चल रहा है। जरा देख तो सही, मेरे ऊपर कितनी प्यारी लग रही है ये ड्रेस, और तूने ये गवारों की तरह साड़ी क्यों पहनी है? जा, तू भी इसे बदलकर कोई अच्छी सी ड्रेस पहन ले। हाँ कीर्ति, मैं भी तुम्हारे लिए बहुत प्यारी ड्रेस लेकर आया हूँ। जाओ कमरे में जाकर उसे पहन कर आओ। अरे कैसे लोग हो आप? एक तो मैं इतनी संस्कारी हूँ और ऊपर से आप मुझे मेरे संस्कार भुलवा कर ऐसे कपड़े पहनने के लिए कह रहे हो। मैं ऐसे कपड़े कभी नहीं पहनूंगी। मैं अपनी संस्कृति और अपने संस्कार को नहीं भूल सकती। आप लोगों को जैसे रहना है वैसे रहिए। ऐसा कहकर कीर्ति गुस्से से अपने कमरे में चली जाती है। जिसके थोड़ी देर बाद ही विक्की उसके कमरे में आता है और उससे कहता है, मुझे माफ कर दो कीर्ति, हम कुछ ज्यादा ही खुले विचार वाले लोग हैं, इसलिए हम इन सब चीजों के बारे में नहीं सोचते। लेकिन तुम्हें जो पहनना है तुम पहन सकती हो। चलो, अब हमें देरी हो रही है। विक्की कीर्ति को मनाकर उसे बाहर ले आता है। जिसके बाद जैसे ही वह बाहर आती है, वह अपनी सास को एक साड़ी में और अपनी नंद को सूट में देखकर खुश हो जाती है। और तभी अंजना कहती है, अरे बहू, आज तेरे पढ़ाए पाठ ने हमें अच्छी सीख दी है। हम चाहे कितने भी खुले विचारों वाले क्यों ना हो, हमें अपनी संस्कृति और अपने संस्कार कभी नहीं भूलने चाहिए। ये सब देखकर कीर्ति बहुत खुश होती है और खुशी खुशी अपने पूरे परिवार के साथ घूमने के लिए चली जाती है। सास बहू को 1000 मैगी पकाने की चुनौती। मानिकपुर गांव में मंगला और मीनल नाम की सास बहू का एक जोड़ा रहता था। दोनों सास बहू के बीच भरपूर मात्रा में भरत मिलाप था। वो सास बहू मैगी खाने की बेहद शौकीन थी, मगर उनकी इस बुरी लत से उनके पति गंगाधर और गिरीश बेहद हताश हो चुके थे, क्योंकि बेचारी पतियों को हर एक दिन सास बहू की पसंदीदा मैगी की मार जो झेलनी पड़ती थी। देर सांझ दोनों बाप बेटे थके मांदे घर आते हैं। अरे गिरीश की माँ, जरा जल्दी से 2 गिलास पानी ला दो। ये लीजिए पानी। अरे क्या बात है भाग्यवान, आज तुम्हारा चेहरा तो एकदम मीना कुमारी के जैसे चमक दमक रहा है। कोई खजाना हाथ लग गया है क्या? हाँ, अपने हाथों से खाना खजाना पकाया है आज मैंने और बहू ने। बहुत ही अलग अंदाज का खाना बनाया है। तुम दोनों बाप बेटे खाओगे तो उंगलियां चाटते रह जाओगे। ये सुनकर गंगाधर फूले नहीं समाता और बुदबुदाता हुआ कहता है, अरे लगता है आज दोनों सास बहू ने बढ़िया पकवान बनाया है। जल्दी से हाथ मुंह धो लेता हूँ।
दोनों बाप बेटे हाथ मुंह धोकर टेबल पर बैठ जाते हैं। तभी गंगाधर बोलता है, अरे भगवान, और कितनी देर बाद जोहनी पड़ेगी हम बाप बेटे को। अरे तनिक जल्दी करो, भूख के मारे पेट में चूहों की सेना कुश्ती और कबड्डी खेल रही है। एकाएक दोनों सास बहू खाने का ढका हुआ बर्तन लाकर मेज पर सजाती हैं। भूख से बिलबिलाते हुए दोनों बाप बेटे जैसे ही बर्तनों के ढक्कन हटाते हैं, सास बहू का बनाया खाना देखकर बेचारे पतियों के चेहरे पीले पड़ जाते हैं। मैगी देखकर उनकी खुशी मानो शोक की लहर में बदल जाती है कि मीनल कहती है, पेश है मैगी मंचूरियन, मसाला मैगी, मक्खन मैगी, पनीर मैगी, पे 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 पे। अरे बहू, बंद करिए पेपे पेपे की पुंगी बजाना। रोजाना की तरह आज भी तुम दोनों सास बहू ने खाने के नाम पर फिर मैगी की बलि चढ़ा दी है। अरे अगर हम इतनी मैगी खाते रहेंगे ना, तो वो दिन दूर नहीं जब हम बाप बेटे के लिए यमराज का बुलावा आ जाएगा। अरे एकदम सही बात बोली बेटा तूने। जाने इन दोनों सास बहू को इस मैगी में ऐसा भी कौन सा मेवा मिष्ठान का स्वाद आता है जो मैगी के लिए मचलती रहती हैं। ये सुनकर मैगी खाने की शौकीन सास बहू डायलॉग बाजी करते हुए कहती है, बस बहुत हो गया। अब हम सास बहू अपनी मनपसंद मैगी के खिलाफ एक शब्द नहीं सुनेंगे। अरे 2 मिनट की मैगी की कीमत आप क्या जानो गिरीश बाबू। हम सास बहू की जुबान की स्वाद है ये मैगी। अरे बंद करो तुम दोनों सास बहू ये बोलबाला। जिन हाथों से ये मैगी मसाला, मैगी मंचूरियन रज रज के बनाया है, कभी इन हाथों से खाने लायक खाना भी बना लिया करो। अरे दुनिया में दाल चावल की हड़ताल नहीं पड़ी है। तुम दोनों बाप बेटे एक ही थाली के चट्टे बट्टे हो। दाल भात चोखा के आगे तुम्हें कुछ भाता ही नहीं है। एकाएक मैगी के पीछे सास बहू और बाप बेटे के बीच महाभारत शुरू हो जाती है। मानो हिरोशिमा और नागासाकी आमने सामने आ खड़े हों। थक हार कर बेचारे बाप बेटे देर रात घर से निकलकर कहते हैं, अरे लाख समझाने बुझाने के बावजूद भी मैगी के पीछे ससुरी सास बहू का पेट पहाड़ हो गया है। मती मारी गई है इनकी। आज फिर हम बाप बेटे को खकनू के ढाबे पर खाना खाना पड़ेगा। भूख से बिलबिलाते बेचारे बाप बेटी खकनू की दुकान पर जाते हैं, जहां वो उन्हें छेड़ते हुए कहता है, क्या बात है चच्चा, फिर मैगी के मार झेले के मिली क्या? अरे बड़े भैया तुम ही बता दो। अरे खकनू क्या बताएं, मैगी की दीवानी सास बहू ने तो नाक में दम कर दिया है। घर में बीवी के रहते भी बेहतर खाना नसीब नहीं होता। अरे भैया, आखिरकार कब तक ऐसे चुप्पी साधे रहोगे? ऐसा कुछो करो कि आपकी मेहरियां मैगी खाइल छोड़ दें। अरे खकनू, इन सास बहू की मैगी ने हमारा माथा खाली कर दिया है। तेरे पास कोई तरकीब है तो बता। देखो चच्चा, जौने लेक से लोहा ही लोहा को काटत है, ई सास बहू की मैगी इन्हें मात दे सकत है। आप ई दोनों सास बहू के सामने 1000 पैकेट मैगी पकावे की चुनौती दो और हार जाए पर मुआवजे के तौर पर हमेशा के लिए इनके मैगी खाने पे पाबंदी लगा दो। दोनों बाप बेटे को खकनू की दी हुई सुनहरी सोच जंच जाती है, जिसके बाद अगली सुबह वो इस शर्त को सास बहू के सामने रखते हैं। माँ और मीनल, आज हमारे घर में दावत है जिसमें पूरा गांव देहात शामिल होगा। दावत में आप दोनों को महज मैगी पकानी है। बस ये तो हम सास बहू के बाएं हाथ का खेल है। अरे बौराई खुरा के जैसे बकर बकर न करो, पहले पूरी बात सुन लो। इस दावत में तुम दोनों सास बहू को 2 घंटे के भीतर पूरे 1000 पैकेट मैगी पकाना है, जिसके लिए तुम्हें चूल्हे, मसाला और परात का पुख्ता प्रबंध मिलेगा। अगर तुम दोनों सास बहू निर्धारित समय में 1000 पैकेट मैगी पकाकर पूरे गांव देहात को परोसने में सफल हो गईं, तो फिर पूरी जिंदगी हम बाप बेटे बिना आनाकानी के तुम्हें मैगी खाने देंगे। ये सुनकर मैगी खाने की शौकीन सास बहू का चेहरा खुशी से खिल उठता है और जोश में आकर सास बहू शर्त स्वीकार कर लेती हैं, जिसके बाद दोनों के पति उन्हें गंगाधर और गिरीश गिन चुनकर पूरे 1000 मैगी के पैकेट्स लाकर देते हैं। जिसके बाद दोनों सास बहू बुदबुदाते हुए कहती हैं, बहू अब फूहर बने का चोला उतार कर फुर्ती का फेटा बांध ले
अगर हम सास बहू ने दिए समय विधि में 1000 मैगी के पैकेट पकाने में हम सफल हो गए तो मैगी खाने के खातिर हमें अपने पतियों की किलकिल नहीं सुननी पड़ेगी। अरे माँ जी, 2 मिनट में बनने वाली मैगी के लिए हम सास बहू को 2 घंटे मिले हैं। ये 1000 पैकेट मैगी पकाने की चुनौती तो हम सास बहू चुटकियों में जीत जाएंगे। विश्वास हमारे जीवन की डूबती नैया को पार लगाती है, मगर जरूरत से ज्यादा विश्वास हमें ले डूबती है। कुछ ऐसा सास बहू के साथ होने को था। दोनों सास बहू फेंटा बांधकर मैगी का मसाला तैयार करती हैं। जहां बहू प्याज काटते हुए आंसू बहा रही थी, वहीं सास मिर्च मसाला तैयार कर रही थी। कुछ देर बाद, अरे बहू, जरा जल्दी जल्दी हाथ चला। मैगी का मसाला तैयार करने और प्याज की कटाई में ही पौना घंटा बीत गया। चल चूल्हे पर हांडी चढ़ाते हैं। दोनों सास बहू चूल्हे पर हांडी चढ़ाकर समय की घंटी के कारण अधपके मसले में पूरे 1000 पैकेट की मैगी को उड़ेल देती है। बावजूद इसके बीच ही पूरे 2 घंटे बीत जाते हैं, जिसके बाद उनके पति कहते हैं, अरे आप दोनों सास बहू दिए 2 घंटों में 1000 पैकेट मैगी पकाने की चुनौती पार करने में असफल हो चुकी हो। चुनौती में हार जाने के कारण दोनों सास बहू एक दूसरे पर दोष लगाने लगती हैं। अरे धीमी चाल के चलते हम चुनौती हार गए। मैगी बनाना था हमें, मगर तू तो बीरबल की खिचड़ी बनाने लगी। वाह जी वाह, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। माँ जी, मुझसे पूछकर आपने इस 1000 पैकेट मैगी पकाने की चुनौती स्वीकार नहीं की थी। अब इस हार के चलते मेरा मन मैगी खाने को तड़पेगा। अब तुम दोनों सास बहू एक दूजे के संग कुत्ते बिल्ली की तरह खींच-पीट मत करो। हम सिर्फ तुम सास बहू को ये एहसास दिलाना चाहते थे कि अपने पसंदीदा खाने से दूर होकर मन किया छचनता है। आखिर आज आखिरी दफा जी भरकर जितनी जुगाली करनी है कर लो, क्योंकि कल से केवल दाल चावल बनेगा। आखिरकार दोनों सास बहू मैगी पकाने की चुनौती की हार के साथ उन्हें बनाकर सभी को परोसकर खुद खाते हुए कहती हैं, माँ जी, जल्दी जल्दी खा लीजिए मैगी, क्योंकि ये गांव देहात के साथ हम सास बहू की आखिरी मैगी की दावत है। कल से हमको भी दाल भात से ही अपनी भूख मिटानी पड़ेगी। इस तरह 1000 पैकेट मैगी पकाने की चुनौती में हारकर सास बहू को मुंह की खानी पड़ती है, जिसके अगले दिन मैगी की शौकीन सास बहू बेमन से दाल चावल खाती हैं। मगर समय के साथ उनको घरेलू खाने का स्वाद समझ आ चुका था। सच है साथियों, कभी कभी जिंदगी में कुछ चुनौतियां इंसान को बेहतर बना जाती हैं, तो कभी कभी वही चुनौतियां हमें जीवन से जुड़ा सुनहरा सबक सिखा जाती हैं। 5 लंबा घूंघट वाली बहू। अरे रामू, धीना, इतने फुहरेपन से काम करोगे तो कैसे काम चलेगा। जरा जल्दी जल्दी हाथ चलाओ, घर का सारा सीरा सजा दो। एक एक कोना लड़ियों से जगमगाना चाहिए। पूरे गांव देहात को पता चलना चाहिए कि आज सीता देवी के बेटों की शादी है। ये है बलिहारी गांव में रहने वाली सीता देवी, जिसके घर में सुख समृद्धि का कोई अभाव नहीं है। शायद यही कारण है जिसके चलते सीता देवी की गुमनाम गुमान से मुलाकात हो गई। इसलिए सीता देवी किसी को नहीं सुनती थी, वो तो बस अपनी बातें थोपना जानती थी। आखिरकार बेटे घोड़ी चढ़ते हैं और सीता देवी सास बनकर अपने बेटों की बारात लिए होने वाली 5 बहुओं के द्वार पर दस्तक देती है। अग्नि के 7 फेरों के साथ शादी संपन्न होती है और बहुएं घूंघट की आड़ में ससुराल आती हैं। मेरी 5 बहुओं, तुम्हारे पैर के नीचे ये जो अक्षत कलश रखा है, उसे अपनी लक्ष्मी लात लगाकर भीतर आओ। जी माँ जी। 5 बहुएं भीतर आती हैं, तभी चंपा कहती है, अरे सीता देवी, अब किस बेला का इंतजार कर रही है? चल जल्दी से अपनी 5 बहुओं का चेहरा तो दिखा। अरे ऐसे कैसे चेहरा दिखा दूं चंपा रानी, कल से पहले मेरी बहुओं का घूंघट नहीं हटेगा। चलो अब जल्दी से अपने अपने घरों को चलती बनो। इस तरह सभी औरतें अपने घर चली जाती हैं और बहुएं अपने पति के साथ कमरे में चली जाती हैं। अगली सुबह 5 बहुएं मुर्गे की बांग के साथ जगकर ससुराल में साफ सफाई का निपटारा करने के बाद नहा धोकर रसोई घर का रुख करती हैं। तभी वहाँ उनकी सास सीता आती है और उन्हें घूंघट में न पाकर बिगड़ते हुए बोलती है, बेड़ा गर्क हो तुम 5 बहुओं का। क्या हुआ सासू माँ,
हम पांचों से कोई भूल हो गई क्या? अरे भूल तो मुझसे हुई है, जो मैंने तुम जैसी 5 बेशर्मों को अपनी बहू बना लिया। सारी शर्म हया धोकर पी गई हो क्या? या फिर इस बात को बिसार दिया कि तुम पांचों इस घर की बहू हो। इस घर की कुछ रीत रिवायत के अनुसार घर की बहुएं 8 पहर घूंघट में रहती है, समझी? सास के खौफ से बेचारी बहुएं अपने सिर पर पल्लू कर लेती हैं। तभी सीता माथा पकड़े हुए कहती है, ए राम, सिर्फ साड़ी का पल्ला सर पर रखने से बात नहीं बनेगी। तुम पांचों का चेहरा इस घूंघट की आड़ में ढका रहना चाहिए, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये सुनकर बेचारी 5 बहुओं का चेहरा पीला पड़ जाता है और 5 अपना चेहरा पूरी तरह से घूंघट में ढक लेती हैं। अब लग रही हो तुम संस्कारी बहुएं। आखिरकार शर्म हया ही तो औरतों का पहला गहना होता है। तुम्हें समझाने बुझाने में समय का पता ही नहीं चला। चलो, तुम पांचों के पति दफ्तर जाने वाले हैं। सबसे पहले कुछ मीठा बनाकर चूल्हा पूजन करो और फिर जल्दी से खाना बनाओ। जी माँ जी। सास के खौफ के मारे सहमी बेचारी 5 बहुएं घूंघट की आड़ में ही खाना पकाती हैं, जिसके बाद वो एक साथ खाना लेकर हॉल आती हैं। तभी लंबे घूंघट में कुछ न नजर आने के चलते परिणीति जमीन पर गिर जाती है। बेड़ा गर्क हो इस बेढंगी बहू का, सारा का सारा रायता फैला दिया। माँ जी, इतने लंबे घूंघट में सही से सुध नहीं मिल पा रही कि कहाँ सीढ़ियाँ हैं और कहाँ दीवार। मंजली बहू, तेरी सास ने ये बाल धूप में बैठकर सफेद नहीं किए। तुम बहुओं की बहानेबाजियां मैं अच्छे से समझती हूँ। अब मुझे घूरना बंद कर और घूंघट कर, बेशरम बला। माँ, एक तो वो बेचारी गिर गई, ऐसे में उसके घाव की बजाय आपकी सुई सिर्फ घूंघट पर टिकी है। वाहरी मेरे लाल, एक ही दिन में जोरू का गुलाम हो गया। जब मैं ब्याहकर आई थी तब मैंने भी बरसों घूंघट किया है, और फिर पुरानिया कह गए हैं ससुराल शासन का दूसरा नाम है, और ये प्रथा तो सदियों से चली आ रही है। बहुओं का घूंघट संस्कृति का जोड़ है। सीता देवी की बेबुनियाद बातों के आगे बेटे और बहू दोनों ही चुप्पी साध लेते हैं, क्योंकि वो जानते थे कि सीता देवी तो समझने से रही। अरे अब बुद्ध बनकर खड़ी क्या हो, अपने अपने पतियों की थाली में खाना परोसो। 5 बहुएं कप कपाते हाथों से खाना परोसती हैं कि रोशनी से हाथों से खाना थाली की बजाय टेबल पर गिर जाता है। ये देखकर सीता फिर बिगड़ती है। अरे मेरी बेअकल बहू, तेरी आंख है कि बटन? खाने का एक भी दाना थाली में तो गया नहीं, सारा खाना टेबल पर पसार दिया। माफ कर दीजिए माँ जी, मैं अभी साफ किए देती हूँ। माँ, अब मैं बोलूंगा तो मैं भी विनोद भैया की तरह बुरा बन जाऊंगा। अगर जब उस बेचारी को इस लंबे चौड़े घूंघट के कारण कुछ दिख ही नहीं रहा, तो उसे क्या पता कि खाना थाली में जा रहा है या टेबल पर। क्या बात है, बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह। बीवियों के हक में दोनों भाई एक ही थाली के चट्टे बट्टे बन बैठे। सीता देवी के घर में अन्न धन की कमी नहीं। समय गुजरता जाता है। लंबे घूंघट के चलते आए दिन बहुओं से कोई न कोई गलती हो ही जाती। बावजूद इसके सास को कहाँ कोई फर्क था। सीता देवी के लिए तो उसका स्वाभिमान और सो कॉल्ड संस्कृति ही सब कुछ थी। फिर एक दिन घूंघट वाली बहुओं की सास ढेरों धुले हुए कपड़ों का थाक जानवी और मयूरा को देते हुए कहती है, जानवी और मयूरा बहू, ये तुम्हारे पतियों के कुछ कपड़े हैं, इन्हें इस्त्री कर दो। और हाँ, किसी भी कीमत पर घूंघट टस से बस नहीं होना चाहिए। माँ जी, बिना घूंघट हटाए कपड़े कैसे इस्त्री करेंगे? माँ जी, जानवी जिज्जी सही कह रही है। अभी घर में ना तो देवर जी हैं, ना जेठ जी, फिर क्या फर्क पड़ता है कि हम घूंघट करते हैं या नहीं? बहू रानी, बातों के चौधरी बनने से बेहतर होगा कि जाकर कपड़े इस्त्री करो, वो भी घूंघट में। बेचारी दोनों बहुएं घूंघट में कपड़ों के ढेर को ले जाकर उन्हें इस्त्री करती हैं। इधर सीता गांव में घूमती हुई औरतों की मंडली में पहुंच जाती है और कहती है, लगता है तुम चुगलखोरों की मंडली में मेरे ही चर्चे चल रहे थे, तभी तो मेरे आते ही तुमने चुप्पी साध ली। 100% सच कहा तूने सीता देवी, मगर यहाँ तेरी बहुओं की बातें चल रही हैं। अब मेरी बहुएं है ही इतनी संस्कारी, तो बातें तो होंगी ही। अरे आजकल की बहुओं का तो संस्कृति से कोई वास्ता ही नहीं रहा। और वही देखो, मेरी बहुओं को मजाल है कि जो किसी मर्द जात ने उनका चेहरा भी देखा हो। जमाने की छोड़ सीता,
जानी उन बेचारी बहुओं ने खुद भी अपना चेहरा कब देखा होगा। आखिर तूने उन्हें घूंघट के घुटन में बांध के जो रखा है। अरे तूने तो बेचारी बहुओं को काठ की कठपुतली बना दिया है। चंपा की बातें सुनकर सीता बिन कुछ कहे बुदबुदाते हुए अपने घर पहुंचती है। अपनी बहू पर तो जोर चला नहीं तो मुई मंथराई पर उतर आई। माँ जी, सारे कपड़े इस्त्री हो गए हैं, ये लीजिए। अचानक से सीता की नजर जले हुए कपड़े पर पड़ती है और उसका गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच जाता है। अरे नास पीटी बेढंगी बहुओं, ये क्या, तुमने सारे के सारे कपड़े जला दिए। माँ जी, हमने तो कितना कहा था मगर आपने एक ना सुनी। क्योरी करम जली, सास से जुबान लड़ाते तुम्हें शर्म नहीं आती। एक तो हमेशा बनता काम बिगाड़ती हो और बकैती करती हो। बिगड़ी हुई बाप की बिगड़ैल बेटी हो तुम। ये सुनकर पांचों बहुओं का सब्र जवाब दे जाता है और आखिरकार वो घूंघट हटा देती हैं। माँ जी, ये हमारे माँ बाप के संस्कार ही थे जो हमने आपकी हर बात मानी। बावजूद इसके आपको हम बदल न सके। माँ जी, क्या आंख मूंद कर आप दुनिया देख सकती हैं? नहीं, तो फिर इतने बड़े घूंघट के पीछे हम कैसे देखें कि क्या बना और क्या बिगड़ रहा है? माँ जी, एक लड़की बहू बनकर ससुराल आती है तो उसके मन में बहुतेरे अरमान होते हैं। हमारे भी अरमान थे। क्या पता था कि हमारा ससुराल और ये पर्दा हम पांचों के लिए पिंजरा बन जाएगा। पांचों बहुओं की बातें सुनकर सीता बेहद शर्मसार होती है और अपनी बहुओं से कहती है, बहुओं, मुझे माफ कर दो। इतने दिनों से तुम इस घूंघट में घुट रही थी, मैं ये देख न सकी। अब तुम्हें ये घूंघट करने की कोई जरूरत नहीं। पांचों बहू की बदौलत सीता को तो सबक मिल चुका था, मगर आज भी गांव देहात में जाने कितनी बहू पर्दा प्रथा के कारण अपनी पहचान खो चुकी हैं। दोस्तों, पर्दा करना और किसी के रीति रिवाज मानना बहुत अच्छी बात होती है, पर कोई आपके रीति रिवाजों और पर्दा करता है तो हमें उनका सम्मान करना चाहिए, न कि उसका नाजायज फायदा उठाया जाए। सभी को अपने हिसाब से जीना चाहिए, न कि किसी के दबाव में। बादलों पर जादुई सोने की बैंगन की खेती। बहुत बरस पहले ही सोना की माँ रेवा की गंभीर बीमारी के चलते मौत हो चुकी थी। ऐसे में कच्ची उम्र में ही 9 साल की नन्ही सोना के कंधे चूल्हे चौके के बोझ तले दब गए। उसका पिता हरिया के हाथों में खेती बाड़ी की कला कूट कूट कर भरी हुई थी। वह लोगों के खेतों में बटाईदार के तौर पर खेती करके 2 वक्त की भूख का बंदोबस्त कर पाता था। कई साल बीत चुके थे। सोना अब 17 साल की हो चुकी थी। देर रात वह ओट पर बैठी हरिया के लौटने की बाट जोह रही थी। अंधेरा घिराया, अब तक बाबूजी घर नहीं आए। कहीं इस जाड़े के पुरवाई बयार में उनकी तबीयत तो नहीं बिगड़ गई। अचानक सोना की नजर ठंड में ठिठुरते हुए चले आ रहे हरिया पर जाती है। अरे सोना बिटिया, इतनी सर्दी में तू बाहर काहे बैठी है? आपकी राह देख रही थी बाबूजी। फिर सोना अपने पिता को खाना परोसती है। तभी अपने पिता के चेहरे पर चिंता की उभरी शिकंज देखकर सोना पूछती है, क्या बात है बाबूजी? मैं देख रही हूँ आप भीतर ही भीतर किसी चिंता में घुले जा रहे हैं। अरे ऐसा कुछ नहीं बिटिया, बस थोड़ा थक गया हूँ। हरिया आधा अधूरा खाना खाकर थाली से उठकर बिछौना धर लेता है। सोना भी सो जाती है। तभी देर रात जाग रहा हरिया हताश मन से कहता है, अब मैं तुझे कैसे बताऊं मेरी बच्ची कि तेरे गरीब बाबूजी के कंधे सूदखोर सूबेदारों के कर्ज तले दब गए हैं। बरस भर के भीतर तू 18 बरस की हो जाएगी। ऐसे में कैसे करूंगा तेरा ब्याह? बेटी के जवान होने की खबर घर से पहले जग जान जाता है। सारी रात हरिया की आंखों से बहते आंसू बिछौने को भिगो रहे होते हैं। गरीबी की गहराई उसे इस कदर जकड़ती है कि उस रात वह मौत के फाटक के पार पहुंच जाता है। अगली सुबह, बाबूजी उठिए, सुबह हो गई है। बाबूजी उठिए ना, बाबूजी। इस तरह पिता की मौत के बाद सोना एकदम अकेली हो जाती है। 2 दिन बीत चुके थे। एक रोज काले गहरे बादलों का काफिला गांव में घिराता है, जिसके साथ बरसात के साथ सुंदर सी परी सोना के घर के बाहर नाच रही होती है। तभी सोना की सिसकियां सुनकर वह खिड़की से भीतर झांकती है। मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। सब्र का बांध अब साथ छोड़ रहा है, मगर मैं क्या खाऊं? अनाज के खत्ते तो एकदम खाली है। ऐसे में मेरे पास पाव भर आटे दाल का पैसा भी नहीं। सोना को फूट फूट कर रोता देखकर परी उसके पास आकर बोलती है,
सोना, तुम क्यों रो रही हो? तुम्हारे अपने कहाँ हैं? पहले तो परी को देखकर सोना अचकची रह जाती है और फिर कहती है, मेरी माँ बाबूजी तो मिट्टी में मिल गए। मेरे बाबा किसानी किया करते थे, बावजूद इसके हमारे पास गांव में गज भर जमीन भी नहीं। न मेरे पास खाने को दाना पानी है, न घर भाड़ा देने को एक खोटा सिक्का। चिंता ना करो सोना, चलो मेरे साथ। जैसे ही परी अपनी जादुई छड़ी सोना पर घुमाती है, सोना उड़ने लगती है, जिसके बाद वह परी के साथ हवा में बढ़ने लगती है। तभी परी को एक किसान खेत में बैंगन के बीज बोता दिखाई पड़ता है। परी अपनी जादुई छड़ी से बीजों की पोटली खींचकर चल पड़ती है। परी रानी, हम कहाँ जा रहे हैं? बादलों के पार, जहाँ करेंगे हम जादुई सुनहरे बैंगन की खेती। युप्पी! कुछ ही पलों में परी सोना को लेकर बादल पर पहुंच जाती है। परी रानी, अब मुझे क्या करना होगा? सोना, तुम्हें इन बैंगन के बीजों को हर एक बादल में बोना है, फिर देखना जिन्नी का जादू। परी के कहे अनुसार सोना हर एक बादलों में बैंगन के बीजों की बुआई करने लगती है, जिसके बाद परी बादल पर अपनी जादुई छड़ी घुमा देती है। देखते ही देखते बीज अंकुर बनकर फूट पड़ते हैं। ये क्या था? जब हम धरती में बीज बोते हैं तो अंकुर फूटने में 1 सप्ताह का समय खिंच जाता है और बैंगन का पेड़ बनने में तो महीनों का पड़ाव पार हो जाता है। मगर यहाँ ऐसा नहीं। सोना, जैसे ही सूरज बादलों में छुपेगा, उसकी सुनहरी किरण से यह बैंगन के पौधे बड़े पेड़ में बदल जाएंगे और इनके प्रत्येक डालियों पर सोने के बैंगन के गुच्छे उगाएंगे। थोड़ी देर में सूरज ढलकर बादलों में घुल मिल जाता है, जिसके साथ सभी नन्हे पौधे बड़े बैंगन के पेड़ में बदल जाते हैं और हर एक ढाल में चमचमाते बैंगन उग जाते हैं। आगे बढ़ो सोना, और अंधेरा गिरने से पहले इन जादुई सोने के बैंगन को तोड़ लो, वरना ये जादुई सुनहरे बैंगन गांच के साथ गायब हो जाएंगे। सोना सारे सोने के बैंगन तोड़कर परी के दिए टोकरी में भर लेती है, जिसके बाद परी उसे रात के अंधेरे में घर पहुंचा देती है। अच्छा सोना, मैं जाती हूँ। एक बात याद रहे, ये सारे सोने के बैंगन मत बेचना, एक हमेशा अपने पास रखना, ताकि मैं इस बैंगन से बादलों के पार से तुम्हारी आवाज सुन सकूं। अगली सुबह सोना एक सुनहरा बैंगन बचाकर सारे सोने के बैंगन बेचकर अपने खाने के लिए खूब सारे अनाज खरीद लेती है। उस रात सोना भरपेट खाना खाकर मजे की नींद सोती है। धीरे धीरे सारा अनाज खाली हो जाने पर सोना परी को पुकारती है। परी ने कहा था, इस जादुई बैंगन की आवाज बादलों के पार जाएगी। परी रानी, मुझे आपकी मदद चाहिए। इतने में परी सोना के सामने प्रकट होकर कहती है, कहो क्या हुआ सोना? परी रानी, मुझे और जादुई बैंगन चाहिए, क्योंकि मेरे अनाज के खत्ते खाली हो चुके हैं और घर के ऊपर ये जो छप्पर की छत चढ़ी है, जो सावन भादों में कहर ढाती है, इसकी कच्ची दीवार भी कब ढह जाए, इसकी कोई आशा नहीं, इसलिए मैं इसे भी बदलना चाहती हूँ। सोना की मदद के लिए परी उसे दोबारा बादलों पर लाती है। ये लो सोना, इन बैंगन के बीजों को प्रत्येक बादलों में बो दो, ताकि हम नए सिरे से खेती करें। सोना सतर्कता से हर एक बादलों में बैंगन के बीजों की बुआई करती है, जिसके बाद परी जिन्नी के जादू से उनमें से अंकुर फूटकर बारीक पौधे में बदल जाते हैं और सूरज की सुनहरी किरण बादलों में छिपने के साथ वह बड़े पेड़ में बदलकर सैकड़ों सोने के चमचमाते बैंगन से लग जाते हैं। जिन्नी परी, इस जादुई बैंगन की खेती को खुमारी देखकर ही मेरा चेहरा खिल उठता है। ये इतना अद्भुत जो है, बैंगन से लेकर शाखा और सिरे तक सोने के जो हैं। जाओ सोना, जल्दी से इन जादुई बैंगन की खेती से अपनी जरूरतें पूरी करो। सोना झटपट से सारे बैंगन तोड़कर उन्हें टोकरी में रख लेती है, जिसके बाद परी उसे रात में गांव में छोड़ आती है। अगली सुबह सोना वह बैंगन को छोड़कर बाकी सभी सोने के बैंगन सुनार के हाथों बेच देती है, जिसके बदले में उसे बड़ी रकम मिलती है। मगर बदकिस्मती से पौ फटते ही जेठालाल उसका किवाड़ पीटता हुआ कहता है, अरे ओ कर्जखोर की बेटी, कहाँ है? जल्दी बाहर निकल। जेठालाल जी, आप यहाँ? हाँ मैं। जल्दी से उठा अपनी गठरी और पकड़ ले दूजी डगरी, क्योंकि तेरे बाप हरिया ने मेरे पास इस घर को गिरवी रखकर 1 लाख रुपए नकद लिया था। अब ये जमीन मैं जब्त करूंगा। आप यहीं रुकिए, मैं अभी आई। सोना ने बादलों पर जितनी जादुई बैंगन की खेती की थी, उसके सारे पैसे वह जेठालाल को देकर अपने घर को दाव पर लगने से बचा लेती है और एक बार फिर परी को पुकारती है, जिन्नी परी, मेरे पास आओ।
मुझे तुम्हारी जरूरत है। फिर परी प्रकट होती है। सोना उसे सब कुछ बताती है। तभी उसकी आंखें डबडबा जाती हैं। जिन्नी परी, ये घर सिर्फ जमीन का टुकड़ा नहीं, यहाँ मेरा बचपन बीता है। माँ बाबूजी संग बीती वो बेशकीमती यादें भी कभी धुंधली नहीं होंगी। सोना, तुम्हारे पास यह तीसरा और अंतिम मौका है। आज तुम बादलों पर आखिरी बार जादुई सोने के बैंगन की खेती कर सकोगी। चलो। थोड़ी ही देर में वह बादलों पर आते हैं। सोना परी के द्वारा दिए बैंगन के बीज दूर दूर तक दिख रहे बादलों में बो देती है, जिससे अंकुर फूटकर पौधे निकल आते हैं और सूरज के बादलों में छिपते ही जादुई बैंगन की खेती उपन पड़ती है। हर एक बैंगन के गाछ में बहुतायत सोने के बैंगन के गुच्छे लद जाते हैं, जिसे देखकर गरीब सोना की आंखें चमक उठती हैं और वह उन्हें लेकर गाँव लौट आती है, जिसे न सिर्फ वह सुंदर घर की नींव धरती है, बल्कि गांव में कई बीघा जमीन खरीदकर बैंगन की खेती करके एक समृद्ध किसान की छवि बना लेती है। अंधी सास की 5 चुड़ैल बहुएं। गांव के एक घर के रसोई घर में 5 चुड़ैल कामकाज में एक दूजे का हाथ बटा रही थी। कोई चौका बर्तन करने में जुटी थी, तो कोई तरकारी काट रही थी, तो कोई खाना पका रही थी। वहीं 2 चुड़ैल बिखरे हुए घर के सामान को बटोर रही थी। खटर पटर की आवाज सुनकर 60 साल की अंधी गोमती रसोई घर की ओर बढ़ने लगती है। शायद सासू माँ रसोई घर में आ रही हैं। हम चुड़ैलों को छिपना होगा, वरना वो भाग जाएंगी। 5 चुड़ैल रसोई घर के छत से चिपक जाती हैं। तभी अंधी गोमती रसोई घर में आकर टटोलते हुए कहती है, अरे ये चूल्हा एकदम चमका हुआ कैसे है? जहाँ तक मुझे याद है, हड़बड़ाहट में सब कुछ रात को ही बिखरा हुआ था। जरूर गांव का कोई जन कामकाज कर गया है। अभी गोमती ऐसा बोल ही रही थी कि एकाएक कमला भीतर आती है। अरे कैसी हो गोमती बहन? तुम्हारे घर के आगे से गुजर रही थी, तो सोचा हाल चाल पूछती चलूं। ठीक ठाक हूँ। जरा बता तो मुझे कि आखिर गांव गढ़ का कौन जन मेरे घर का बर्तन चौका कर रहा है। ये सुनकर कमला ठहाके मारकर कहती है, तफरीबाजी तो कोई तुमसे सीखे। अरे जिसके घर में पहले ही 5-5 बहुएं हैं, उसका घर चकमक की तरह तो रहेगा ना। ऐसा कहते हुए कमला की नजर रसोई घर के छत पर पड़ती है और वो चीखती हुई कहती है, क्या हुआ कमला? तू चीख क्यों रही है? कुछ नहीं गोमती, मैं चलती हूँ। जय राम जी की। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। ऐसा कहते हुए कमला दरवाजे से बाहर निकलने की कोशिश कर रही थी कि 5 चुड़ैल बहुओं ने उसे घेर लिया। उसका भी गर्दन कट जावे जो हम चुड़ैल का भेद बतावे। अरे रे, ये 5 चुड़ैल तो मेरे सामने खड़ी हो गई। अब क्या करूं? राम 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 राम। मरा 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 मरा। ये चुड़ैल तो राम राग गाने लगी। अरे भूतनियों, कुछ तो भूतानियत रखो। मुझे जाने दो, मैं किसी को कुछ नहीं कहूंगी। ठीक है, जाओ। अगर गलती से भी तुमने जुबान खोली तो नाम गुम जाएगा। कमला जान बचाकर वहां से निकल जाती है। देखते ही देखते सवेरे का सूरज सांझ की बेला बीतने के साथ डूब जाता है और उस रात जब चुड़ैलों की सास आंखें मूंद बिछौने पर सो रही थी, तभी 5 चुड़ैल उसके कमरे में आती हैं। देखो बहनों, सासू माँ सो गई हैं। चलो उनके पाँव दबा देते हैं। हाँ चलो। 5 चुड़ैल अपनी अंधी सास के हाथ पांव दबाने लगती है। तभी गोमती नींद से जागकर कहती है, मैं जानती हूँ कि इतने दिन से मैं जो साया महसूस कर रही थी, वो मुझ अंधी का वहम नहीं था। तुम 5 मेरी बहू हो ना। एकाएक घर के सभी खिड़की दरवाजे जोर शोर से खड़कने लगते हैं। तेज आंधी तूफान घर के माहौल को भयानक आकृति का आयाम देने लगती है, जिसे भांपकर गोमती का चेहरा खौफ के मारे पीला पड़ जाता है और 5 चुड़ैल बहुएं बोलती है, हाँ माँ जी, हम 5 चुड़ैल बहुएं ही इतने दिन से सब संभाल रही थी। आपके आँखों की रोशनी छीन जाने के कारण हम 5 अपनी जिम्मेदारी से मुक्त न हो सकी। इसीलिए नीति ने हम 5 को इस दुनिया से मुक्त होने पर पाबंदी लगाई।
ताकि हम चुड़ैल बहुएं अपनी अंधी सास की लाठी बनकर रहें। ये सुनकर गोमती का सर शर्म से जमीन में गड़ जाता है और वो कहती है, मैंने तुम पांचों पर दुखों का पहाड़ तोड़ा, बावजूद इसके तुम चुड़ैल होकर स्वार्थी न बनकर अपनी सास की सारथी बनी हो। ऐसा बोलते हुए गोमती बीते दिनों में खो जाती है जब वो 5 बहू की सास बनी थी। अरे मेरी पांचों बहुओं, इस अक्षत कलश को अपने दाहिने पांव लगाकर भीतर पधारो। जी सासू माँ। अभी गोमती उनका स्वागत ही कर रही थी कि कमला बीच में कहती है, अरे गोमती, इतना भी स्वागत सत्कार न कर अपनी बहुओं का। अरे बहू बेटी उड़ते परिंदे की तरह होती है, तनिक ढील मिलते ही पिंजरा तोड़कर आसमान की उड़ान भरने लगेगी। कमला की बातें गोमती के मन में कहीं न कहीं जगह बना लेती है। गोमती जैसे तैसे बात को टाल देती है। अगली सुबह, अरे सूरज की किरण फूट पड़ी है और ये पांचों की पांचों महारानी मजे से पलंग तोड़ रही है। सही कहा था कमला ने, इनकी लगाम तो खींचनी ही पड़ेगी। ऐसा कहकर गोमती जोरों शोरों से चिल्लाने लगती है, परिणीति, रूपल, शिल्पा, छवि, रमीला, अरे कहाँ मर गई पांचों। गोमती की गुस्सैल आवाज सुनकर सभी बहुएं झटपट से नींद से जागकर उसके सामने हाजिर होती हैं। जी सासू माँ, आपने पुकारा? मुझे तो लगा था पांचों निपट गई। अरे आज तुम पांचों का ससुराल में पहला दिन है और आज ही इतनी देर से उठ रही हो। माँ जी, अभी तो सिर्फ 6 ही बजे हैं। अरे नई नवेली बहू सवेरे के 4 बजे उठती है। अब बिना वक्त गवाए जल्दी से पांचों अपने काम पर जुट जाओ। गोमती की कड़वी बातें सुनकर बेचारी बहुएं फेटा बांधकर कामकाज में भिड़ जाती है। हर दिन के साथ सास का सताव बहुओं पर बढ़ चढ़कर होने लगा था। अरे मेरी कामचोर बहू, कहाँ मर रही हो पांचों की पांचों? जी कहिए माँ जी। जब देखो फुहरपना किए रहती हो। अरे मैं तो कहती हूँ तुम पांचों से बड़ी बेढंगी बहू मैंने आज तक कभी नहीं देखी। माँ जी, हम पांचों ने अपने हिस्से का सारा काम कब का खत्म कर दिया है। वो तो देख रही हूँ, फर्श पर बैठी गंदगी चीख चीख कर तुम्हारे काम चोरी को बयान कर रही है। माँ जी, हम चाहे जितना अच्छा कर ले, आप हम बहुओं के किए में खामी निकालना कभी नहीं भूलती। सच सुनकर गोमती गुस्से से बिलबिलाती हुई परिणीति के बाल पकड़कर कहती है, बदजात कलमुही, अपनी सास से जुबान लड़ाते हुए शर्म नहीं आ रही। माँ जी, हम चारों परिणीति की गलती के लिए माफी मांगते हैं, उसे छोड़ दीजिए। ये देखकर गोमती चारों बहुओं को दूर धकेलते हुए कहती है, बहुत याराना लगता है। मुझे तो पता ही नहीं था कि मेरी बहू के बीच इतना भाईचारा है। आज पांचों को तबीयत से सूतूंगी। गोमती पांचों बहू को दरिंदों की तरह मारती है। सास की आक्रामक जातियों से तंग आकर आखिरकार 5 बहुएं पटरी पर आकर कहती हैं, अगर ससुराल शासन का गढ़ है तो हम बहू आज उससे मुक्त हो रही हैं। शायद हमारी मौत के बाद सासू माँ को हमारी कदर होगी। इस तरह पांचों बहुएं पटरियों के बीचों बीच आकर अपनी जान दे देती हैं। दूसरी तरफ गोमती मन ही मन बहुत खुश होकर कहती है, अच्छा, इन बेढंगी बहुओं से बला टली। जैसे ही मेरे बेटे शहर से लौटेंगे, कोई भी मनगढ़ंत कहानी बनाकर उनका दूजा ब्याह रचा दूंगी। गोमती की जिंदगी मजे में कट रही थी, मगर एक रोज बाजार जाते वक्त वो एक गाड़ी से दुर्घटना में बहुत घायल हो जाती है। जैसे तैसे उसकी जान तो बच जाती है, लेकिन बदकिस्मती से उसकी दोनों आंखें चली जाती है। मैंने जो मेरी बहू के संग किया है, उसी बुरे कर्मों की कटनी है जो आज मैं अंधी हो गई हूँ। काश कि मुझ बुढ़िया के बस में होता, मैं पहले का वक्त लौटा ले आती। माँ जी, गुजरा हुआ वक्त नहीं लौट सकता, मगर शायद हम आपकी आंखें लौटा दे। पांचों चुड़ैल बहुएं अपनी शक्तियों से अपने आंखों की पुतलियों की रोशनी गोमती की आंखों में भर देती है, जिस कारण गोमती पहले की तरह देखने लगती है, मगर चुड़ैल बहुओं की आंखों की रोशनी बुझ जाती है। मेरी बहू, तुमने अपनी आंखों की रोशनी मुझे क्यों दी? ताकि माँ जी आप अपनी बहू के नजरिए से दुनिया देखें।
इसी के जरिए शायद हम चुड़ैल बहू अपने सास के दिल में जिंदा रहे। अब हमें जाना होगा। इसी के साथ पांचों चुड़ैल बहुएं वहां से गायब हो जाती हैं। आज भी गोमती की निगाह अपनी चुड़ैल बहुओं की बाट जोह रही है कि शायद वो एक बार फिर दिख जाए। एक लड़की शादी के साथ आंखों के सैकड़ों सपने संजोए ससुराल आती है, मगर जब वही ससुराल बहुओं के लिए बंधक बन जाए तो वो खुद के जीवन को मौत को सौंप देती है।